जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करेंट अफेयर्स की इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 जून 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो आप इसे लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ओपल सुचाता चुआंगश्री। तो अभी भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया है, जिसको जीता है किसने? ओपल सुचाता चुआंगश्री ने। तो दोस्तों, जो ओपल सुचाता चुआंगश्री हैं ये किस देश से संबंधित हैं? तो इनका संबंध थाईलैंड से है। ओपल सुचाता चुआंगश्री ने एक और पुरस्कार जीता है, उसका नाम है मल्टीमीडिया अवार्ड। ठीक है, तो वो मिस वर्ल्ड भी बनी है, इसके अलावा उन्होंने मल्टीमीडिया अवार्ड भी जीता है। 2025 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण आयोजित किया गया था और इसका जो फाइनल हुआ था ये हुआ था हाई टेक्स एग्जीबिशन सेंटर हैदराबाद में। ठीक है, तो जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है 2025 की, ये हैदराबाद में आयोजित की गई है। दोस्तों, इस प्रतियोगिता में 108 देशों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। ओपल सुचाता चुआंगश्री को मिस वर्ल्ड 2025 का जो खिताब है ये किसने पहनाया था? तो 2024 की जो मिस वर्ल्ड थी क्रिस्टीना पिचकोवा, उन्होंने उनको खिताब पहनाया था। तो ये हैं क्रिस्टीना पिचकोवा और ये हैं ओपल सुचाता। ठीक है, तो ये पहना रही हैं उन्हें ताज। दोस्तों, ओपल सुचाता को ये जो ताज पहनाया गया है इसमें 1770 कीमती हीरे जड़े हुए हैं और ये जो ताज है ये लगभग 3 करोड़ रुपए का है। अब मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब तो जीता है ओपल सुचाता ने। उप विजेता कौन कौन रही हैं? तो फर्स्ट रनर अप रही हैं हासेट डेरेजे जो कि इथियोपिया की हैं, और सेकेंड रनर अप रही हैं माजा क्लाजदा जो कि पोलैंड की थी, और थर्ड रनर अप रही हैं ऑरली जोआचिम जो कि मार्टिनिक की रही हैं। ठीक है, तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से नंदिनी गुप्ता शामिल हुई थी, जो टॉप 20 तक पहुंची थी, वो टॉप 8 तक नहीं पहुंच सकी हैं। नंदिनी गुप्ता ने मिस वर्ल्ड टॉप मॉडल का पुरस्कार जीता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 के दौरान सोनू सूद को एक अवार्ड दिया गया है और वो अवार्ड दिया गया है मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ठीक है, और जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 से हुई थी, इस बात को आप याद रखिएगा। और दुनिया की जो पहली मिस वर्ल्ड थी वो थी स्वीडन की कैरेस्टन मार्गरेटा या किकी हाकनसन। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। भारत की तरफ से अब तक 6 मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं, जिसमें रीता फारिया 1966 में बनी थी और ये भारत की पहली मिस वर्ल्ड हैं। फिर ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा सन 2000 में और मानुषी छिल्लर 2017 में भारत की मिस वर्ल्ड बनी है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा गोवा। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में मिजोरम भारत का पूर्ण साक्षर राज्य बना था। अब उसके बाद दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? गोवा बना है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अब भारत के 2 ऐसे राज्य हो गए हैं जो पूर्ण साक्षर हैं। तो पहला है मिजोरम, दूसरा है कौन? गोवा। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि कुछ समय पहले जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है वो भी पूर्ण साक्षर बना था। ठीक है, तो 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में पूर्ण साक्षर हैं। देखिए, गोवा ने ये जो उपलब्धि हासिल की है ये किस योजना या किस कार्यक्रम के तहत उपलब्धि हासिल की है? तो ये उल्लास कार्यक्रम के तहत उपलब्धि हासिल की है, यानी कि जो उल्लास कार्यक्रम चलाया जाता है उसके तहत ये साक्षरता प्राप्त की जा रही है। तो मिजोरम में भी उल्लास कार्यक्रम चलाया जा रहा था, गोवा में भी उल्लास कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जिसके तहत वहाँ के लोगों को साक्षर बनाया जा रहा है। भारत सरकार का लक्ष्य ये है कि 2030 तक पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करना। यानी कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का मतलब ये है कि जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ना सीख जाएं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों। इसी के लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है उल्लास, और ये 2022 में कार्यक्रम शुरू किया गया था। 2027 तक ये कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, तो इसी के द्वारा ही लोगों को साक्षर बनाया जा रहा है। गोवा की बात हुई है तो गोवा की राजधानी है पणजी
और यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत। और 30 मई 1987 को गोवा पूर्ण राज्य बना था। गोवा में मुख्य रूप से भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसे मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ठीक है। और दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा जो हैं वो अभी हाल ही में ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो भारत के प्रसिद्ध जेवलिन थ्रोवर हैं नीरज चोपड़ा, तो उन्हें ऑडी इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, नीरज चोपड़ा के बारे में आपको ये याद रखना है कि अभी जो दोहा डायमंड लीग आयोजित की गई थी 2025 की, उसमें उन्होंने 90.23 मीटर का भाला फेंक करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, यानी कि अब तक का ये उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ऑडी इंडिया की बात करें तो ऑडी की जो शुरुआत है भारत में 2007 में हुई थी और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। ऑडी की बात करें तो यह एक जर्मनी की ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी। कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। तो स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर हैं नयनतारा। एवरेडी एवं स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा। और बोट के ब्रांड एम्बेसडर हैं रणवीर सिंह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं पिंकी, जो कि मिर्ज़ापुर ज़िले से आती हैं। विस्लरी, टेक्नो, हुंडई मोटर इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं दीपिका पादुकोण। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं ऋतिक रोशन। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? शिखर धवन। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा इसका कानपुर में। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। और ये जो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है यह 1980 मेगावाट की परियोजना है। तो इसकी 3 यूनिट बनाई जानी है। तो इसकी जो पहली यूनिट है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। दोस्तों, इस परियोजना में जो 3 यूनिट बनाई जाएंगी उनमें से प्रत्येक की जो क्षमता होगी वो होगी 660 मेगावाट की। इसका निर्माण नेवली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। और PM मोदी जी के द्वारा कुछ और ताप विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में, जैसे जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना जो कि एटा जिले के मलावन गांव में है। इसकी क्षमता है 1320 मेगावाट। इसके अलावा ओबरा सी ताप विद्युत परियोजना, इसका भी उद्घाटन उनके द्वारा किया गया है। ये सोनभद्र जिले में स्थित है और इसकी क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट की। और खुर्जा थर्मल पावर स्टेशन ये बुलंदशहर जिले में स्थित है और ये खुर्जा में है और इसकी भी क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट की। ठीक है। तो दोस्तों, इन परियोजनाओं को भी आप नोट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी डिस्कस करते हैं। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है महाराष्ट्र में, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। रावत भाटा है राजस्थान में, 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। कुडनकुलम है तमिलनाडु में, 2013 में इसकी स्थापना हुई। कैगा ये कर्नाटक में है, सन 2000 में इसकी स्थापना हुई। कलपक्कम ये तमिलनाडु में 1984 में इसकी स्थापना हुई। नारोरा उत्तर प्रदेश में है, इसकी स्थापना 1991 में। और गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में है, इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है। तो आने वाले समय में इसका भी उद्घाटन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सेरेना विलियम्स को। तो अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं सेरेना विलियम्स, तो उन्हें प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड स्पेन का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसके अंतर्गत विजेता को 50,000 यूरो की राशि प्रदान की जाती है। सेरेना विलियम्स के बारे में आपको क्या याद रखना है कि यह अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं। इनके द्वारा 23 ग्रैंड स्लैम एकल के खिताब जीते गए हैं अब तक और ये संन्यास ले चुकी हैं, ये बात याद रखिएगा। ओलंपिक में इनके 4 गोल्ड मेडल हैं, एकल और युगल दोनों में। दोस्तों, 2025 के कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में दिए गए हैं। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मूर्तिकार राम सुतार को दिया गया है। रामनाथ गोयंका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 मृदुलिका झा को दिया गया है। डेनमार्क का नाइट क्रॉस सम्मान विजय शंकर को दिया गया है। गोल्ड मरकरी पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया है।
अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 उदय प्रकाश को दिया गया है। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 आरबीआई को प्रदान किया गया है। रामसर पुरस्कार आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जयश्री वेंकटेशन को दिया गया है। मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 एंड्रियो वांटो एवं रिचर्ड सटन को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन नामक एक नया संगठन बनाया है? आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है, तो चाइना के द्वारा एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण और गैर आक्रामक तरीके से सुलझाना। दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय होगा ये हांगकांग में होगा। इसके वर्तमान में संस्थापक सदस्य कितने हैं? तो 33 देश इसके संस्थापक सदस्य हैं, जिसमें चाइना भी शामिल है। तो 33 देशों ने इस पर सिग्नेचर अभी हाल ही में किए हैं। तो इसमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बेलारूस, क्यूबा, कंबोडिया ये देश शामिल हुए हैं। इसके अलावा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के भी काफ़ी देश इसमें शामिल हो गए हैं। और चाइना के द्वारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक विकल्प के तौर पर बनाया गया है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसने अपना काम 1946 से शुरू किया था। मुख्यालय इसका हैग नीदरलैंड में है। मेंबर हैं 193 और इसका भी काम देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करना और संयुक्त राष्ट्र के अंगों को कानूनी सलाह देना इसका काम होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार की संस्था बनाई है चाइना ने जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों, रोहित शर्मा आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। तो उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपना 300वां छक्का लगाया है। तो आईपीएल इतिहास में 300 छक्के मारने के मामले में वो दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। पहले स्थान पर क्रिस गेल है और दूसरे स्थान पर कौन है? रोहित शर्मा। तो क्रिस गेल के नाम 357 छक्के हैं आईपीएल में। तो क्रिस गेल पहले स्थान पर हैं जिनके नाम 357 छक्के हैं। रोहित शर्मा के पास 300 से ज़्यादा। विराट कोहली तीसरे नंबर पर है 291 और एमएस धोनी चौथे और एबी डिविलियर्स 5वें स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती कब मनाई गई है? तो 31 मई 2025 को अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई है। और दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 300 रुपये का एक विशेष सिक्का भी जारी किया गया है। यहाँ पर आप अहिल्याबाई होलकर जी को देख सकते हैं। अहिल्याबाई होलकर की बात करें तो इनका जन्म 31 मई 1725 को हुआ था चौंडी अहमदनगर महाराष्ट्र में। और इनके पति का नाम था खांडे राव होलकर जो कि मालवा के एक शासक थे। और दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर का जो निधन हुआ था ये हुआ था 13 अगस्त 1795 को। और अहिल्याबाई होलकर ने 1767 से लेकर के 1795 तक मालवा राज्य की बागडोर संभाली थी, यानी मालवा पर उन्होंने शासन किया था। उन्होंने काशी विश्वनाथ और सोमनाथ सहित कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। उनके शासनकाल में स्त्रियों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान की गई थी। अहिल्याबाई होलकर को लोक माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी आप उनके बारे में जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के जेवलिन थ्रोवर सचिन यादव ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो भारत के सचिन यादव ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो उन्होंने 85.16 मीटर का भाला फेंक करके दूसरा स्थान हासिल किया था, जबकि जो पाकिस्तान का अरशद नदीम था उसने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और दोस्तों, आपको ये बात भी याद रखनी है कि यह जो चैंपियनशिप है यह साउथ कोरिया के गुमी शहर में आयोजित की गई है। सचिन यादव के बारे में आप क्या याद रखेंगे कि यह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से संबंधित हैं। इस चैंपियनशिप में भारत ने 24 मेडल प्राप्त किए हैं और मेडल टैली में उसने दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो चाइना पहले स्थान पर रहा है जिसने 19 गोल्ड, 9 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 32 मेडल जीते हैं इस चैंपियनशिप में। भारत दूसरे स्थान पर रहा है जिसने 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल टोटल 24 मेडल हैं। जापान की बात करें तो तीसरे, चौथे स्थान पर कजाकिस्तान और 5वें स्थान पर कतर रहा है।
अगला क्वेश्चन है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दूध और डेयरी उद्योग के महत्व को उजागर करना। 2025 की थीम है लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। 2001 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है जो वैश्विक दूध उत्पादन का 24% योगदान देता है। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है और ये श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के सम्मान में मनाया जाता है। दोस्तों, जून माह के प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 18 जून को गोवा क्रांति दिवस, 19 जून को विश्व सिकिल सेल जागरूकता दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर मई 2025 के करेंट अफेयर्स की जो ई बुक है वो लॉन्च कर दी गई है, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप से। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप प्ले स्टोर पर जाएं और उसमें स्टडी कर सर्च करें तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा और आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। इसके अलावा 2024 की ये जो ई बुक है 12 महीने के करेंट अफेयर्स की, इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। स्टडी करके ऐप पर जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन होगा उसमें राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच होगा ये मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए कूपन कोड यूज करें अर्जुन 500। और इसके अलावा ऐप पर GK GS फाउंडेशन जो बैच है, इसके अलावा GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच है, ये भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर जा करके। ठीक है, चलिए कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। भारत और किस देश के बीच नोमोडिक एलिफेंट अभ्यास 2025 आयोजित किया गया है? मंगोलिया। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? सिंगापुर। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए गए हैं? स्वास्थ्य सेवा। और किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? तो MIL, AVNL और IOL को। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 सम्मान किसे दिया गया है? सदगुरु जग्गी वासुदेव को। गोवा राज्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? 30 मई को। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोगी के प्रमुख कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? एलन मस्क। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला पहला जिला कौन बना है? दीव। किस राज्य में अंकुर पहल की शुरुआत हुई है? ओडिशा। और हाल ही में कहाँ शिव काशी आतिशबाजी के लिए GI टैग की मांग की गई है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में प्रमुख पुरस्कार और उनकी शुरुआत डिस्कस करेंगे। 1992 में व्यास सम्मान, 1952 में कलिंग पुरस्कार, 1991 में सरस्वती सम्मान, 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड, 1957 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1992 में 91-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अब इसे क्या कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1958 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि भारत के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं, तो वो बने शुभमन गिल। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर शुभमन गिल बताया हुआ है। दोस्तों, आज आपके लिए क्वेश्चन है गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं और ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। 13 महीने की करंट अफेयर्स और 1800 करंट अफेयर्स के MCQs की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप पर जो एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप 2025 की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक प्राप्त कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। 2024 की ई बुक भी आपको इसी कूपन कोड के साथ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। और दोस्तों, ऐप पर ये सभी ई बुक मिल जाएंगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इनको प्राप्त कर लें। 1000 स्टैटिक GK की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। और इसके अलावा टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा और
यहाँ पर दोस्तों यानी टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ।